नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग CUET फिजिक्स के PCB ग्रुप का एक पेपर लेकर आए हैं जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक पेपर को और सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर के ज़रूर देखें और उस पेपर को भी ज़रूर से सॉल्व करें। ये जो पेपर था बेटा, ये 26 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट में आया था। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग पहचान गए होंगे कि यह संतुलन पर आधारित प्रश्न है। इक्विलिब्रियम यानी साम्य पर आधारित एक क्वेश्चन है। यहां इसने बोला है सर हमारे पास तीन आवेश है, +4q, q और +q। तो सर एक प्लस का 4q है, एक q है और एक और q है, छोटा q। ये तीनों x अक्ष के सापेक्ष रखे हुए हैं और इनकी स्थितियां बताई हुई है कि सर जो पहला आवेश है ये x बराबर 0 पे रखा है, मतलब यहां से दूरी हमने नापना स्टार्ट किया है। दूसरा x बराबर L/2 पे रखा है और तीसरा x = L पे रखा है। तो बेसिकली देखा जाए तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं बताई है, उसने हमें इन दोनों और इन दोनों के बीच की दूरी बताने की कोशिश की है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा कि हमको ये डिस्टेंस ना लिखकर हमें सिर्फ इतना भी समझ में आ जाए कि हमारे पास तीन आवेश हैं और इन दोनों के बीच की दूरी भी L/2 है और इन दोनों के बीच की दूरी भी L/2 है। तो ये नीचे वाला पोर्शन में यहां से हटा भी दूंगा तो कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करें। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो सर Q का वह मान हमको बताना है। मतलब सर ये जो कैपिटल Q आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि Q की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस छोटे Q पे लगने वाला फोर्स जो हो जाए वो 0 हो जाए। तो Q की ऐसी क्या वैल्यू लें कि इस छोटे चार्ज +Q के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 0 हो जाए। सबसे पहली बात तो ये सर कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो खुद सोचिएगा कि ये जो +4q वाला चार्ज है ये इसको रिपेल कर रहा है, दूर भगा रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 हो जाए, टोटल फोर्स 0 हो जाए, तो एक फोर्स इसको इस तरफ लगाना चाहिए, वो जो इसके इक्वल हो। मतलब मान लीजिए कि ये जो फोर्स लगा रहा है F1 है, तो हमको एक F2 फोर्स लगाना है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके ये इसको कैंसिल कर पाएगा और टोटल फोर्स को 0 कर पाएगा। तो सर इस Q की वैल्यू हमको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये माइनस में हुआ तो इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो पहली चीज तो हमको ये क्लियर हो गई सर कि जो वैल्यू हमको लेना है वो नेगेटिव में लेना है। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ये तीन ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। तो मैं इस डायग्राम को फिर से बना लेता हूं बेटा। ठीक है, क्या कंडीशंस है हमारे पास? तो हमारे पास सर तीन चार्ज है, एक 4q है, एक q है जो कि वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, ये मुझे पता लग गया, और एक है सर q। ये तीन चार्जेस है हमारे पास और इस चार्ज पे हमको नेट फोर्स 0 करना है। तो देखिए मैं इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स निकाल रहा हूं, तो आएगा सर क्या, K Q1 Q2 अपॉन R²। R क्या है सर? तो इनके बीच की दूरी ये भी L/2 है, ये भी L/2 है, तो Q से Q के बीच की दूरी L/2 है, तो यह आ जाएगा L/2 का स्क्वायर। अच्छा, जितना फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये चार्ज भी इसके ऊपर लगाएगा। डायरेक्शन हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि नेगेटिव होगी, तो मैं इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स लिख रहा हूं कि 4q इंटू Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी देखो L/2 और L/2 आ जाएगा सर L का स्क्वायर। जो कैंसल आउट हो रहा है बेटा कैंसल आउट कर देते हैं। लाइक K से K कट जाएगा, छोटे q से ये छोटा q कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास बचेगा सर एक तो ये कैपिटल Q
अपॉन में बचेगा सर L का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाता है सर 4, यहां बचेगा 4Q अपॉन L स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगली स्टेप में 4 को ऊपर ले जाओगे और क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 4 कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर बराबर 4 स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर। सारी चीजें यहां से कैंसल आउट हो रही है बेटा, यानी 4 और L स्क्वायर, 4 और L स्क्वायर कैंसल हो रहा है, हमारे पास बचेगा कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q। तो सर साइन अपोजिट होगा, और इसके अलावा देखा जाए तो वैल्यू दोनों की इक्वल होगी। कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q के बराबर है, नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा फटाफट से। एक धारा प्रवाहित नलिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा आपसे पूछी गई है। आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा का सूत्र पता होगा, और वो क्या होता है, वो होता है सर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, म्यू बी का फॉर्मूला होता है बेटा, इसको म्यू बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, U की वैल्यू निकालना है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा और इस V को इधर पहुंचा दूंगा। तो सर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू वी अपॉन 2 म्यू नॉट, जहां सर ये जो V आपको दिखाई दे रहा है आयतन, इसको लिखा जाता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्योंकि यहां ऑप्शन में क्षेत्रफल लंबाई देखने को मिल रहा है, इसलिए V को मैं क्षेत्रफल इंटू लंबाई लिख देता हूं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा U बराबर बी स्क्वायर क्षेत्रफल इंटू लंबाई बटे 2 म्यू नॉट। तो ऑब्वियसली क्लियरली दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। एक वृत्ताकार लूप है सर, जिसका क्षेत्रफल है एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं सर 0.1 को तो एज इट इज लिख दें। सेंटी को देखिए हम लोग लिखते हैं 10 की घात -2, लेकिन सेंटी का स्क्वायर है तो 10 की घात -4 आ जाएगा। डेसिमल अगर अपन ने यहां से हटा दिया, एक 0 अपॉन में आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 की घात -5। तो ये हो गया सर 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर। चलिए सर 10 एम्पियर की धारा है, 10 एम्पियर का करंट है, I इज इक्वल टू है 10 एम्पियर। 0.1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी हुई है कि चुंबकीय क्षेत्र पाश के पृष्ठ के लंबवत है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब आपसे कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये जो बोर्ड है ये पृष्ठ है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो ध्यान से देखो कि चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पे है और इस पृष्ठ का क्षेत्र सदिश भी 90 डिग्री पे होगा। तो अगर हम लोगों से पूछा जा रहा है सर कि बल आघूर्ण निकालना है, आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा IAB साइन थीटा, और यहां पे जो थीटा होता है, यहां पर जो थीटा होता है सर, थीटा इज द एंगल बिटवीन A सदिश A वेक्टर एंड B सदिश B वेक्टर, दोनों के बीच का। सर A सदिश भी यहां से लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र B भी यहां से लंबवत है, तो दोनों के बीच का कोण सर 0 डिग्री हो गया है, और अगर ये 0 हो गया है तो टाउ बराबर सर IAB साइन 0, और आप जानते हैं सर साइन 0 0 होता है, तो अगर मैंने IAB में 0 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बलागुण भी हमारे पास 0 ही मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन परमाणु के अंतरतः इलेक्ट्रॉन यानी जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस, तो R0 हमको दे रखा है सर 0.53 एंगस्ट्रॉन, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, एक्साइटेड स्टेट है, वो
थर्ड जो होता है लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, उसको हम बोलते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल को हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। मतलब सर जो एन है इसकी वैल्यू हमको 3 रखनी पड़ेगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट? इस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालना है तो ये होता है सर आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। आपको वैल्यूज देके रखी हुई है। R3 आपको अगर निकालना है तो R नॉट की वैल्यू तो आपको दे रखी सर 0.53, एन आपको दे रखा है सर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर 9 अपॉन जेड। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है बेटा, हाइड्रोजन का जो जेड है वो 1 होता है। क्लियर है? तो यह आ जाएगा कितना बेटा 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉन। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर दे बेटा, ठीक है। 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 27 आएगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 47, तो 4.77 एंगस्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा सर ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जरूर से इस चैप्टर के नोट्स को जब पढ़ा होगा, इस चैप्टर को जब पढ़ा होगा तो देखे होंगे इतने ही सिंपल क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में भी मिले ही होंगे। ठीक है, अगला देखिए, सही वक्तव्य आपको चुनना है बेटा। तो सर 90 डिग्री के अपवर्तन कोण पर आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाए उस समय का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, पहला सही है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक है बेटा म्यू, जिसका फॉर्मूला होता है 1/sin IC यानी क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। तो ये भी बिल्कुल सही है, आपने क्रांतिक कोण पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला भी डेफिनेटली पढ़ा होगा। आगे देखिए सर, I इज ग्रेटर देन IC के लिए स्नेल का अपवर्तन का नियम का पालन नहीं होता। तो सर अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में बेटा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब कि इसमें अपवर्तन हो ही नहीं रहा जो स्नेल का नियम लगेगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि वायु क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण के लिए स्नेल का अपवर्तन नियम पालन नहीं होता, यह बात सही है। अगला देखा जाए तो सर वायु का अपवर्तनांक घनत्व के साथ कम होता है। मतलब अगर घनत्व बढ़ता जाएगा तो अपवर्तनांक कम होता जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन के मिश्रित प्रभाव को ही हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो यह भी सही है, मतलब ABCE ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत सिंपल ये चीजें हैं। आगे देखिए हम, अगला क्वेश्चन है, एक तार में सर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। अब आप सभी लोग जानते हैं सर कि उत्तर दक्षिण क्या होंगे, पूर्व पश्चिम क्या होंगे। ये पूर्व होगा, पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा और ये होगा दक्षिण। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन है हमारी। तो सवाल बोल रहा है सर उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में कितना करंट सर? 10 एम्पियर का करंट, ये आई का मान दे रखा है सर, प्रवाहित हो रहा है तार के 1 सेंटीमीटर के टुकड़े। तार का एक टुकड़ा लिया सर मैंने 1 सेंटीमीटर का, मतलब इसकी जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। इसके कारण टुकड़े से उत्तर पूर्व की ओर, अब देखो सर ये पूर्व है ये उत्तर है, इनके ठीक बीच में यानी 45 डिग्री के कोण पर आपको 200 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये जो दूरी आपको दे रखी है R, ये 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर अपने को देके रखी है। यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी बात कि हमको क्या लगाना है। हमको लगाना है सर बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? तो सर बायो-सेवर्ट का नियम हमको बोलता है कि dB इज इक्वल टू KIDL sin θ/r²। चलिए
रख करके देखते हैं मान dB इज इक्वल टू सर k यानी 10 की घात -7। I की वैल्यू कितनी है सर 10। dl का मान कितना है सर 10 की घात -2। साइन थीटा साइन 45 है सर 1/√2 और r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया सर 4। क्लियर है क्या बात ये? चलिए आगे देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं सर कि 10 की घात -7 और -2 को मिलाकर के लिख लेंगे 10 की घात -9। बचा क्या सर 10 बचा। 1/√2 का जो मान होता है आपको याद होगा 0.7 होता है बेटा, तो मैं यहां 0.7 लिख देता हूं और बटे में है सर 4। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं बटे में 10 आता है, 0 से 0 कैंसल, हमारे पास आएगा क्या सर ये 7/4 इंटू 10 की घात -9। अब ये 1.8 के आसपास आएगा, आपको क्लियरली समझ में आता होगा। 7/4 यानी 1.8 1.9 के आसपास आएगा 10 की घात -9, और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो टेस्ला में आएगा। तो 1.8 वाले तो सर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये बोल रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। तो सर अगर आपको सीधे हाथ के अंगूठे का नियम आता होगा, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना, तो आपको डेफिनेटली याद होगा सर कि यहां पे इस तार को पकड़ के जैसे ही हम बी की ओर इशारा करते हैं तो अंदर की तरफ उंगलियां जा रही है। इसका मतलब ये कि सर यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की तरफ होगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबको बात समझ में आ रही है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमको पढ़ना है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की अर्धकोणीय चौड़ाई, सर अर्धकोणीय चौड़ाई की बात है। यदि 600 नैनोमीटर आपको वेवलेंथ देके रखी है सर 600 नैनोमीटर, या हम इसको लिख देते हैं 6 × 10⁻⁻7 मीटर। तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश जिसकी इतनी चौड़ाई की सिरी, इतनी चौड़ाई की सिरी, तो सर इसको सिरी की चौड़ाई को b मान लेता हूं मैं, है ना। यहां पर जो हमारी स्लिट है इसकी विड्थ दे रखी है बेटा ये 1.2 10⁻³ मिलीमीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻6 मीटर। इसको प्रकाशित किया जाए तो अर्धकोणीय चौड़ाई मतलब थीटा कितना होगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, आप लोगों ने देखा ही होगा। कुछ नहीं कहा है तो हम लोग n को 1 पुट करके चलते हैं और सॉल्व करना बहुत ही आसान है। फॉर्मूला होता है सर हमको n λ = b sin थीटा। अब सर n की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो हम फर्स्ट ही लेने वाले हैं। लैम्डा हमको देके रखा हुआ है 6 × 10⁻⁻7, और सर b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है सर 1.2 × 10⁻6। अच्छा, और साइन थीटा हमको निकालना है। क्लियरली आपको समझ में आता होगा सर कि अगर मैं डेसिमल यहां से हटाऊंगा एक 10 आएगा, 10 ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बनने वाला सर? ये तो है 6 × 10⁻7, 12 × 10⁻7 साइन थीटा। तो यहां से देखो 10⁻7 से 10⁻7 कट जाएगा, 12 अपॉन में आएगा 6/12, यानी साइन थीटा जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 1/2। ये 1/2 आ जाएगा सर। और अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अर्धकोणीय चौड़ाई जो है 30 डिग्री होगा, π/6 होगा, तो π/6 इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रॉन को एक धारा प्रवाहित लंबी परिनालिका के अक्ष के सापेक्ष एक समान वेग से हमने प्रक्षेपित कर दिया है। यह हमारी परिनालिका है और चुंबकीय क्षेत्र बेटा इस दिशा में रहता है। आपको पता होगा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इधर वेग देकर के छोड़ दूं तो
कौन सी बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जो इनमें से सही है? इलेक्ट्रॉन अक्ष के सापेक्ष त्वरित होगा, तो सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अक्ष के सापेक्ष चलेगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का मार्ग अक्ष के सापेक्ष वृत्तीय होगा, नहीं सर ये सीधा सीधा यहां से निकलने वाला है। ये तो आपने थ्योरी में बहुत पढ़ाया सर, आप लोगों ने थ्योरी में बहुत पढ़ा भी होगा कि सर इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे सीधे जाएगा, उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, तो वृत्तीय मार्ग नहीं होगा सर इसका जो मार्ग होगा वो होगा सीधी रेखा। इलेक्ट्रॉन का मार्ग हेलिकल होगा, ये भी गलत है। और इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से परिनालिका के अक्ष के सापेक्ष निरंतर गति करता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को, सवाल नंबर 9 को। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो ये ग्राफ आप लोगों ने डेफिनेटली अपने नोट्स में देखे ही होंगे। ये स्टील का ग्राफ है और सर ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन यानी मृदु लोहा, सॉफ्ट आयरन। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सर कि ए स्टील है और बी मृदु लोहा है, बिल्कुल सही है सर। बी की धारणशीलता देखो ज्यादा है, बी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा धारण कर रहा है और ये कम कर रहा है, बी वाला ऑप्शन भी सही है सर। ए का प्रयोग अस्थाई यानी टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है, पर स्टील का उपयोग तो सर हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। और बी जो है आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है, तो यह भी बात इसकी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? ए, बी और डी। कहां है सर ये ऑप्शन? ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 10। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में इसको जरूर पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपको रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है, गलत अभिक्रिया आपको ढूंढनी है। अब सर कैसे हम इसको देखते हैं? तो देखो ये सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन यहां पे प्लस, ऊपर 0, +1 और 0, तो देखो इस तरफ लेफ्ट और राइट में, राइट वाले में 5 + 1 6 है, लेफ्ट वाले में भी 6 है, सही है। अच्छा पहली बात तो यह कि सर इलेक्ट्रॉन मास में कभी कोई चेंज लेके आता ही नहीं है, ठीक है। ऊपर 11 है, यहां भी 11 है, बिल्कुल सही है सर। यहां पर ये 0 है और ये -1, मास में कोई चेंज आता नहीं है, तो सर 211 0 210 ये गलत है सर। इधर 210 है तो इधर भी 210 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। क्या यहां पे ऐसा नहीं है? -1 और 0, तो देखो 120 इधर 120 इधर, सही है। 42 इधर, 38 4 42 इधर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी ऐसी इक्वेशन है जो गलत है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये आपने डेफिनेटली अगर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा है, नाभिकीय अभिक्रियाएं वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन किए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालकीय धातु, हमारे पास सर एक स्फेरिकल मेटालिक कंडक्टर है, स्फीयर है, गोला है, जिसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 6 और सेंटी को 10⁻² मीटर में लिख देता हूं। अधिकतम आवेश का मान अपने को ज्ञात करना है कि सर Q कितना होगा, जबकि वायु की परावैद्युत शक्ति, तो सर ये परावैद्युत शक्ति देख के कंफ्यूज नहीं हो, वोल्ट पर मीटर अगर देखने को मिल रहा है मतलब ये तीव्रता है। तो तीव्रता E का मान मुझे दे रखा है 20 और किलो को मैंने लिख दिया 1000 बटे में सेंटी को मैंने लिख दिया 10⁻², तो ये आ गया वोल्ट पर मीटर। मतलब सर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब अपने को करना क्या है सर? आवेश बताना है। फॉर्मूला अपने को याद ही है तीव्रता का, E = kQ/r²। तीव्रता दे रखी है सर 2 × 10⁶, K की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁹। आवेश मुझे निकालना है, दूरी का वर्क करना है। दूरी मुझे दे रखी है कितनी? 6 × 10⁻², तो यह आ जाएगा सर 6 × 6। एक काम करता हूं 36 ही लिख देता हूं, कटने ही वाला है, क्योंकि × 10⁻³ कितनी है? 2 की घात, स्क्वायर करेंगे तो 2 की घात 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कैंसल आउट भी हो रहा है सर, 9 से ये 4 बार चला जाएगा,
10 की घात 6 से 10 की घात 6 कट जाएगी, 10 की घात 3 बचेगी। और सर ये भी जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात 4 प्लस की हो जाएगी। तो देखते हैं अपन क्या बचा है, पहले जो बचा है उसको लिख लेते हैं अपन। यहां है सर 2, ये बटे में 4 था तो इधर आएगा तो गुणा में होगा सर 4, ठीक है। 10 की घात -4 ऊपर चली गई है सर, 3 पहले से, 10 की घात 7 आ रही है सर, 10 की घात 7 इंटू में है q, इस q का ही मान हमको निकालना भी है। अच्छा सर ये तो 8 हो गया, और 10 की घात 7 बटे में आएगा, ऊपर जाएगा तो 8 इंटू 10 की घात -7 कुलाम आपको आवेश दिया है, लेकिन ऑब्वियसली ऑप्शन में सब माइक्रो कुलाम में है। माइक्रो कुलाम में है तो मैं काम करते हैं सर, पावर को एक डिजिट आगे बढ़ा देते हैं, डेसिमल एक डिजिट पीछे हो जाएगा, आंसर होगा 0.8 इंटू 10 की घात -6 कुलाम, विच इज 0.8 माइक्रो कुलाम। ये हो गया सर आंसर। समझ में आया क्या? बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इंटेंसिटी का KQ/R² का फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार सर ये तीव्रता देके रखी है, तीव्रता E बराबर है 2 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर कुलाम, एमके सिस्टम ही है। बिंदु A, B और C, ये रहा सर A, B और C है। बिंदु A और C के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। सर आपको A और B के बीच में विभवांतर निकालना है, तो देखो A और B के बीच में विभवांतर निकालना है, A और C के बीच में, सॉरी, तो आप A और C के बीच में विभवांतर निकाल लो, या फिर A और B के बीच में विभवांतर निकाल लो, दोनों सेम ही आने वाले हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर ये देखो, ये समविभव पृष्ठ है, जितना विभव इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सेम आने वाला है। और ये निकालना काफी इजी है, क्योंकि इसमें मुझे एंगल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं AB का विभवांतर निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगा सर? तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, कि डेल्टा V बराबर E डॉट dr, यहां पे तीव्रता का मान और जो दूरी है उसका मान हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। E की वैल्यू हमको दे रखी है डायरेक्टली 2 इंटू 10 की घात 3, R कितना दे रखा है सर? तो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आप सब लोगों ने इसको हजारों बार देखा होगा। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम वाला है, आपने हजारों बार इसको सॉल्व किया होगा। A और B के बीच की जो दूरी है सर वो 4 सेंटीमीटर आ गई है, तो यहां लिख दिया 4 और सेंटी को लिख दिया 10 की घात -2। देखिए -2 प्लस 2 से कैंसिल, पावर में 1 बचेगा, मतलब हमारे पास बचेगा 2 इंटू 4 8 और 1 0, 80 वोल्ट हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य किस से स्वतंत्र होती है? द्रव्य तरंग जो है बेटा, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/p, और यहां पे p जो है संवेग है, यानी द्रव्यमान गुणित वेग। इस फॉर्मूले को देखो, इसने कहा है कि तरंग दैर्ध्य किससे स्वतंत्र है, वेवलेंथ किससे इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड नहीं कर रही। तो देखिए संवेग पे, तो सर संवेग पे तो ये निर्भर करती है, सही है ये। अच्छा आवेश पे नहीं करती सर, और वेग पे भी करती है सर, द्रव्यमान पे सर, द्रव्यमान पे भी करती है सर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आवेश पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। इसको लास्ट पेपर में भी हम लोगों ने देखा था, लास्ट पेपर में भी देखा था कि माइक्रोवेव तो सर एयरक्राफ्ट के नेविगेशन में काम में आते हैं, मतलब A का थर्ड होगा। A का थर्ड तो सर हमको, ये दोनों तो गलत ही हो गए, A का थर्ड इन्हीं दोनों में देके रखा हुआ है। दूसरा आप कोई भी दूसरा मैच कर लो, अगर आप रेडियो वेव का निकाल सकते हो तो ये टेलीफोन कम्युनिकेशन में काम में आता है, तो सेकंड का फर्स्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे यूवी टैनिंग के लिए यूज होता है, मतलब यूवी टैनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो यूवी पराबैंगनी किरणों से त्वचा में चर्म संस्करण, यानी धूप में जो स्किन का काला पड़ जाना होता है, वो होता है टैनिंग। तो सी का फोर्थ भी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 100% यहां पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्या बोल रहा है सर ये कि एक विभव मापी को 5 वोल्ट अपरिवर्तित वोल्टेज दिया जाता है। एक पोटेंशियोमीटर को पहले तो एक पोटेंशियोमीटर बनाते हैं और इसको जो वोल्टेज दे रहे हैं बेटा ये 5 वोल्ट का है, जिसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1.4 वोल्ट, ये देखो AB पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसको AB नाम भी दे देता हूं मैं। हमने 1.4 वोल्ट EMF की विद्युत वाहक बल की एक बैटरी इससे और कनेक्ट कर दी है 1.4 वोल्ट, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है और यहां पे एक जॉकी होती है और इसको हम बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। तो सर विभव मापी का तार जो है 280 सेंटीमीटर यानी कि 2.8 मीटर की दूरी पे संतुलित हो जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के ऊपर नहीं आ सकता। पोटेंशियोमीटर के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि सर विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू होता है E0 अपॉन L या फिर E अपॉन स्मॉल l। क्या आप पूरे पोटेंशियोमीटर का EMF ले लो जो कि 5 वोल्ट दे रखा है, पूरे की लेंथ ले लो जो कि हमको निकालनी है, EMF इस सेल का ले लो 1.4 है सर, और उसके बाद अपॉन में बैलेंसिंग लेंथ 2.8। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये कट जाएगा सर, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू 10 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा। चलिए आगे देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, V विभव से त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है हमको, जिसको हम V पोटेंशियल से अगर किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट में 2mke को हम QV लिख देते हैं। तो ये रहा सर फॉर्मूला। अब इसने इसी तरंगदैर्घ्य को इस फॉर्म में लिखा है, मैं भी इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, H अपॉन में सर 2mq लिख देता हूं और रूट V अलग लिख देता हूं। तो देखो ध्यान से, जहां इसने x लिखा हुआ है वहां हमारे पास 2mq है, मतलब x इज इक्वल टू 2mq। अब सर q क्या है? तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2me x की वैल्यू हो जाएगी। और यही उसने पूछा भी है कि इसमें x है क्या, फाइंड x, तो ये है 2me। तो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपने बेसिक भी थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ा होगा, तो आप बहुत आसानी से इसके आंसर बता पा रहे होंगे। चलिए अगला देखें, पृथ्वी की विद्युत क्षमता कितनी होती है? तो सब लोग इसको हमेशा सॉल्व करके देख ही चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, जहां पे r आप 6400 किलोमीटर यानी इतने मीटर रख करके सॉल्व करेंगे तो 711 माइक्रोफैरेड है। आपने अगर ये कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, स्फेरिकल कंडक्टर का, गोलीय चालक का आपने कैपेसिटी निकाला होगा, धारिता निकाली होगी, तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरेड होती अगर ये एक गोला होता, एक मेटल का, धातु का बना गोला होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए चित्र में, इस चित्र के अंदर एक दंड चुंबक है सर, ये रहा, उत्तर ध्रुव को वृत्तीय पाश की ओर रख के, इस सर्कुलर लूप की तरफ इस नॉर्थ पोल को रख के एक समान वेग से इसको धक्का दिया जाता है। चुंबक की तरफ से देखने पर, यानी अगर मैं चुंबक है जिधर, उधर से देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? तो सर बहुत सिंपल है, अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं तो लेंज का नियम बोलता है कि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में हमको ये एक करंट इंड्यूस्ड होते हुए दिखाई देगा। तो वही इसने पूछा है हमसे, लेंज के नियम पर आधारित प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है सर, चुंबक की तरफ से देखने पर उत्पन्न प्रेरित धारा दक्षिणावर्त होगी, क्लॉकवाइज होगी, जो कि गलत है। इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट, गलत है। दूसरा सर, कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, ये भी गलत है, एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न हो रही है। और पाश की ध्रुवणता उत्तरी होगी,
जो कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर है। तो सर चुंबक का उत्तरी ध्रुव की तरफ जो लूप रखा हुआ है वो भी उत्तरी होगा, तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। लेकिन ये साउथ पोल होगा, दक्षिणी इसकी ध्रुवणता होगी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एक ट्रांजिस्टर के संबंध में कौन सी बात सही है? उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का सबसे छोटा क्षेत्र होता है, तो ये गलत है। बेस रीजन सबसे छोटा होता है, आधार क्षेत्र सबसे छोटा होता है, तो ये तो गलत है। अच्छा सर, उत्सर्जक संधि अग्रदर्शिक बायस में, मतलब फॉरवर्ड बायस में रहता है सर। उत्सर्जक ई जो है फॉरवर्ड में रहता है, अग्र अभिनति में रहता है। और सर जो सी है वो आर में यानी रिवर्स में, यानी पश्च अभिनीति में रहता है। तो ये ट्रांजिस्टर जनरली एक्टिव मोड बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, सक्रिय विधि। तो ये सक्रिय विधि में हम लोग सी को फॉरवर्ड में रखते हैं अग्राभिनति में, और सी को रिवर्स में रखते हैं, ई को फॉरवर्ड और सी को रिवर्स। तो वही हमको यहां देखना है सर कि उत्सर्जक को यानी ई को हम अग्राभिनति में रखते हैं, जो कि सही बात है, और संग्राहक को पश्च में, तो संग्राहक को, कैपेसिटर को पश्च में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। देखिए यहां पे एक मिस्टेक है, ये रिवर्स है। हिंदी में बिल्कुल सही लिखा है, हिंदी में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इंग्लिश में इसको आप करेक्ट कर लें कि ये फॉरवर्ड है, दूसरा रिवर्स है, दोनों फॉरवर्ड में नहीं दिया है। अगले में देखो पहला वाला रिवर्स, दूसरा फॉरवर्ड, ये गलत है। तो ये वाला भी ऑप्शन नंबर देखो बी अपना सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। संग्राहक क्षेत्र बहुत ज्यादा डॉप्ड होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसमें करेक्शन है, जरूर कर लेना, दोनों जगह फॉरवर्ड आ गया है, पर बाद वाला जो है रिवर्स है। ऐसा हम लोगों को ये हिंदी वाला पोर्शन देख करके कंफर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का एसआई मात्रक है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, तो बेटा मोबिलिटी तुम लोगों ने देखा होगा, म्यू बराबर हमारे पास होता है वीडी अपॉन कैपिटल ई। वीडी मतलब सर क्या होता है? वीडी ये है सर अनुगमन वेग, क्योंकि वेग है इसलिए मीटर पर सेकेंड, अपॉन ई क्या है सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वोल्ट पर मीटर ऊपर चला जाएगा सर। अपन एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर सेकेंड वोल्ट मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड वोल्ट। तो ये रहा सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका का एक जो जोड़ा है, पेयर ऑफ सोलेनॉइड, इसका जो अन्योन्य प्रेरकत्व है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो बड़ा ही सिंपल है बेटा, हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए होते हैं इसके कि अगर आपने क्वेश्चंस देखे भी होंगे तो आपको पता होगा कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो सर्कुलर कॉइल है हमारे पास जिनकी रेडियस R1 R2 है, और किसी एक से करंट पास करो तो दूसरे के अंदर भी उसका अफेक्ट होता है ना, दूसरे में EMF प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ये जो चीज है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। और इसके लिए जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M की वैल्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इस R1 R2 का उसमें रोल होता है, मतलब इन दोनों के सेपरेशन का भी उसमें रोल होता है कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, वो डिपेंड करता है इनकी रेडियस कितनी है। सिमिलरली हमने एक और शेप के बारे में भी बात की हुई है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ऐसे दो स्क्वायर शेप की सोलेनॉइड है, दो स्क्वायर शेप के हमारे पास कॉइल्स है, सर्कुलर लूप्स है, उनके लिए भी हम लोग देखते हैं इसको कि कितना इनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारे क्वेश्चंस देखे हैं तो हम इजीली इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं। देखिए, परिनालिका के जोड़े के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो सर उनके बीच की दूरी पे बराबर वो डिपेंड करता है, उनके परस्पर विन्यास पे, ओरिएंटेशन पे, कि कहां कितनी दूरी पे रखा हुआ है, वो किस शेप का है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है।
लेकिन सर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहीं भी सर करंट पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना करंट प्रोड्यूस किया है, डिपेंड करता है उनका ओरिएंटेशन कि कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, है ना, कितना जो हमारे पास फ्लक्स है वो एक कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स दूसरे कॉइल तक कितना पहुंचता है, इस पर डिपेंड करता है, तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट पे डिपेंड नहीं करता। फेरों की संख्या, परिनालिका के फेरों की संख्या पर भी ये डिपेंड करता है। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो सी ऑप्शन को छोड़कर, यानी हमारे पास है ए, बी और डी, ये रहा सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, गलत कथन आपको बताना है। एक ट्रांसफार्मर एसी शक्ति उत्पन्न करता है, यह गलत है। ठीक है, पावर इनपुट अलग होता है, आउटपुट अलग होता है, लेकिन ये एसी शक्ति को बनाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी, ये डीसी पे काम नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इन अ ट्रांसफार्मर व्हेन एन एसी वोल्टेज इज स्टेप्ड अप x टाइम्स द अल्टरनेटिंग करंट रिड्यूसेस टू 1/x टाइम्स। मतलब सर वोल्टेज जितना बढ़ जाता है उतना ही करंट रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, यह भी हम लोग जानते हैं। अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम लोग हमेशा ही इसको याद भी रखते हैं कि ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी को अल्टर नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी को यानी आवृत्ति को नहीं बदल सकता। तो कुल मिला के एक ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। 10 की घात -7 एम्पियर की धारा गैल्वेनोमीटर में 50 खानों का विक्षेपण दिखाती है। हमारे पास हमने देखा कि सर जब 50 डिवीजन है तो 50 डिवीजन हमको कितना करंट बता रहे हैं, तो बता रहे सर 10⁻⁻7 एम्पियर का करंट हमको दे रहे हैं। तो सर एक डिवीजन कितना देगा सर, तो एक डिवीजन के लिए देखो आप 50 से अगर एक पे आना चाहते हैं तो 50 का डिवाइड इधर किया, 50 का डिवाइड आपको इधर भी करना पड़ेगा, मतलब 1/50 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा सर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूं इसी वैल्यू को, तो मैं काम कर सकता हूं, 2 जीरो ऊपर बढ़ा देता हूं, मतलब 10⁻2 प्लस के 2 जीरो यहां बढ़ा देता हूं, माइनस के 2 जीरो यहां बढ़ा देता हूं, तो -9 हो जाएगा अपॉन 50 हो जाएगा। ऐसे करने से कैलकुलेशन बहुत आसान हमारी हो गई। ये चला जाएगा ऑलमोस्ट 2 टाइम और 10⁻⁻ हो गया सर -9। 1 से 50 डिवाइड करने से अच्छा है कि 100 से 50 हम लोग डिवाइड करें। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। 2 × 10⁻⁹ एम्पियर पर डिवीजन, इतने एम्पियर का करंट हमको मिल रहा है एक डिवीजन पे। इसी को हम बेटा फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं, दक्षतांक हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि सर हम लोग एक डिवीजन में हम कितना करंट मेजर कर पा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट या दक्षतांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से ऊपर 144 मीटर और 324 मीटर की हाइट वाले 2 एंटीना हैं, उनके बीच में दृष्टि रेखा की जो दूरी है, साइट ऑफ डिस्टेंस, लाइन ऑफ साइट का जो डिस्टेंस है वो देके रखा हुआ है। तो हम लोग इसका भी फॉर्मूला जानते हैं बेटा, लाइन ऑफ साइट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, तो उसको अगर मैं कैपिटल डी से बता दूं तो ये होता है 2r(h1) प्लस √ में 2r(h2)। सभी लोगों ने देखा ही होगा ये फॉर्मूला कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में, बहुत फेमस फॉर्मूला है। अब हमको टोटल डिस्टेंस सर निकालनी है, h1 h2 की वैल्यू देके रखी हुई है। तो पहले काम करता हूं सर, मैं इसको टुकड़े टुकड़े में अगर मैं लिख लूं तो सर 2r और रूट का h1, रूट का जो h1 है, h1 की वैल्यू दे रखी है सर 144। ठीक है, चलिए इन दोनों को भी टुकड़े टुकड़े में लिख लूं, 2r अलग लिख लेता हूं, रूट का 324 में अलग लिख लेता हूं। कोई दिक्कत है क्या? तो इससे क्या होगा सर, ऐसा करने से ये होगा बेटा कि रूट का 2r आप कॉमन ले लेंगे और अंदर आपका आ जाएगा रूट का 144
और प्लस में आपका आ जाएगा रूट का 324। ठीक है, दोनों ही अगर आप देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है और ये 18 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, देखो रूट 2 अपने पास है, आर अपने पास इसी के अंदर है 6400 किलोमीटर, किलो के लिए 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां देखिए ब्रैकेट के अंदर ये तो हो गया सर 12 बाहर निकलेगा तो, और ये हो जाएगा 18, तो हमारे पास ये ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया तो सर 30, और यहां से कितना हम लोग बाहर निकाल सकते हैं उसको अपन देखते हैं। देखिए क्या क्या बाहर निकल सकता है यहां से, ऑब्वियसली एक 64 को बाहर निकाल सकते हैं, 64 बाहर जाएगा 8 बनेगा, 2 0 बाहर जाएंगे, 2 0 बाहर जाते ही 1 0 बनेगा, और इन 3 में से भी हम 2 0 बाहर निकाल सकते हैं, 1 0 बनेगा, तो बाहर तो 800 हो गया, अंदर बचेगा 20। तो देखिए क्या हो रहा है, हमने किस किस को बाहर निकाला, 64 को बाहर निकाला और वो बन गया 8, 2 0 बाहर गए, 1 0, इसमें से 2 0 बाहर गए, 1 0, 1 0 यहां बचा है, 2 यहां बचा है, तो रूट का बचा है सर 20, और 12 प्लस 18 ये हमारे पास कितना हो जाएगा सर 30। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सर 8 16 24, तो सर चॉइस तो ये हो गया, और 3 0 को मैं लिख देता हूं सर किलो, ये जो आंसर आ रहा है तो इसको मैं 1000 ऐसे लिख देता हूं, इतने मीटर हमारा आंसर आएगा। अगली स्टेप में इसको किलोमीटर में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, सारे आंसर भी किलोमीटर में है। अब देखिए हमको इतना ही कैलकुलेट करना है मेजरली, और इसके लिए भी उन्होंने मेरे को एक डेटा देके रखा हुआ है कि रूट 20 को आप 4.4 लिख सकते हो, तो ये और इजी हमारे लिए हो गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम लोग कहीं पे भी करके देख लेते हैं, यहां मैं साइड में करके देख लेता हूं बेटा 24, और इसकी जगह 4.4 लिखूंगा तो 44 देख लेता हूं मैं, 16 1, ये कितना हो जाएगा बेटा 8, ये हो जाएगा 16 24 25 5, ये 2 चला गया, 8 और 2 10, 10 56 सर आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब अगर मैं सर यहाँ पे 24 इंटू 4.4 लिखूं तो ये कितना आ जाएगा सर, इसको किलोमीटर लिख दिया मैंने, इसको किलोमीटर हम लोग लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो किलोमीटर हो गया सर। हाँ, ये इसका मल्टीप्लाई जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये आएगा सर 1056, और डेसिमल यहाँ पे लगाए तो मैं डेसिमल यहाँ लगा देता हूँ, तो 105.6 किलोमीटर के आसपास आंसर आने वाला है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 105.6, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, तार की प्रतिरोधकता एक टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में यही मेजर डिफरेंस है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर रेजिस्टेंस जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है सर लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल के नेचर पे। वैसे ही सर रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो ये लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी का ही सवाल पूछा है कि उसने किस किस पे ये डिपेंड करता है, सर लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है, क्या हम जानते नहीं करता है। तो सर ए वाला और बी वाला जिस जिसमें ऑप्शन है वो गलत है, ए वाला भी गलत है, ये बी वाला भी गलत है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो देखो सी है, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बराबर से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो सी पे तो वो डिपेंड करने वाला है ही, है ना। इन दोनों पे नहीं करता क्योंकि रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है ना, तापमान पे वो निर्भर करता है, लेकिन लंबाई और क्षेत्रफल पे नहीं करता, नेचर ऑफ मटेरियल पे बराबर करता है, और वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता। तो सी और डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे देखें। दाता ऊर्जा स्तर स्थिर होता है, वेयर इज डोनर एनर्जी लेवल लोकेटेड। तो हम लोग जानते हैं सर कि डोनर लेवल जो है कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, चालन बैंड के नीचे होता है, और ग्राही बैंड जो है वो कहां होता है सर, वो होता है सर संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि दाता ऊर्जा स्तर कहां होता है, तो सर ये एन टाइप में होता है, और कहां होता है,
इन एन टाइप, तो ये पी टाइप वाले तो दोनों गलत हो ही गए सर। एन टाइप है सेमीकंडक्टर जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, ऑप्शन नंबर बी। एन प्रकार के अर्धचालक में चालन बैंड से थोड़ा नीचे यानी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप पे ये होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें हम लोग। 10 सेंटीमीटर लंबी एक धातु की छड़ जिसका क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर के विपरीत सिरों के एक बैटरी को जोड़ा गया है। देखिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार है, ये 10 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है हमको, और इसका जो क्षेत्रफल है बेटा, इसका क्षेत्रफल, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर जो देके रखा हुआ है, ठीक है, ये कितना है सर? तो एक है 1 और 1/2। इसमें से मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये वाला डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है और ये वाला 1/2 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है सर? विपरीत सिरों के बीच में बैटरी को जोड़ा है, प्रतिरोध का मान, और ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है सर? अधिकतम पूछ रहा है। कब अधिकतम होगा? तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वैल्यू निकालने की बात होती है तो फॉर्मूला भी हमको लगाना पड़ता, लेकिन फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। आर मैक्सिमम अगर मेरे को निकालना है तो आर के मैक्सिमम होने के लिए देखिए आर दो चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। आर मैक्सिमम होगा जब लेंथ मैक्सिमम होगी, आर मैक्सिमम होगा जब एरिया मिनिमम होगा। तो देखिए लेंथ अगर मैक्सिमम लेनी है तो 10 सेंटीमीटर के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और एरिया अगर मिनिमम हमको लेना है तो एरिया हमको यही वाला लेना पड़ेगा। क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी बात ये। तो सर इसलिए हमको यहां बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रही है बात ये? बैटरी को हम यहां पर कनेक्ट करेंगे, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यही सबसे लंबी लेंथ हमको दे रखी है, इसलिए रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम तभी होगा जब हम लोग इस लेंथ के अक्रॉस या इस एरिया पे वायर्स को कनेक्ट करेंगे बैटरी के। ठीक है, तो अधिकतम कब होगा? जब बैटरी इस फलक के साथ जोड़ी जाए। ठीक है, या 10 वाली फलक से, यानी इस वाली फलक पे। ठीक है, तो हम लोगों को जो एरिया लेना है 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर वाला लेना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम करंट के लिए हमको यही वाला फेस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसी पदार्थ का जो वांछनिक गुण है ना, हम क्या चाहते हैं उससे? तो वो हम चाहते हैं कि सर वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक रहे। अगर हम लोग कौन सा चुंबक बनाना चाहते हैं? स्थायी चुंबक बनाना चाहते हैं सर, हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट अगर बनाए तो देखिए हम मैग्नेट में दो टर्म की बात करते हैं, रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी। तो सर ये दोनों की वैल्यू हम लोग चाहते हैं कि हाई हो, ये दोनों की वैल्यू ज्यादा हो। सर रिटेंटिविटी ज्यादा रखना यानी धारणीता ज्यादा रखना मतलब क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो ज्यादा मैग्नेटिक रहेगा, ज्यादा मैग्नेटिज्म अपने पास क्रिएट कर लेगा, इंड्यूस कर लेगा। और ज्यादा निग्राहिता, ज्यादा कॉर्सिविटी होने का मतलब क्या है सर? कि उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा हम लोगों को फील्ड की जरूरत पड़ेगी। मतलब उसको सर ज्यादा मैग्नेटिज्म हम उसको रखवाना चाहते हैं और उसको आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं हो, ये भी हम चाहते हैं। तो ये दोनों क्वालिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। ये आपने जरूर हिस्टेरेसिस कर्व में जरूर पढ़ा होगा, शैथिल्य वक्र के नाम से आपने पढ़ा होगा इसको डेफिनेटली। चलिए आगे देखिए सर, दिए गए आवेशित चालकीय खोखले गोले। तो सर ये खोखला गोला है सर, होलोस्फीयर है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं। ये जो होलोस्फीयर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको अरेंज करना है ए, बी और सी पे। तो सबसे आसान तो यह है सर कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो ए की वैल्यू सबसे कम होगी। अब इसमें सबसे कम सी दे रखा है जो कि गलत है, इसमें सबसे कम सर सी दे रखा है, ये भी गलत है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं सर। अच्छा, सरफेस पे वो अगर हम इसके अलावा इंटेंसिटी देखें तो फॉर्मूला होता है KQ/R²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो मैक्सिमम जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी बी पे होगी। तो ये सी पे मैक्सिमम बता रहा है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए
आगे देखिए सर, किसी माध्यम में संचलन के दौरान, ठीक है, प्रोपेगेट होने के दौरान एक सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, सामर्थ्य का हरण कर देता है, इस चीज को क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसको क्षीणन या अटेनुएशन कहते हैं। सबको बात क्लियर होगी है? अटेनुएशन या क्षीणन, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पूछ ली है सीधी सीधी। तो आगे बढ़ते हैं। दिए गए परिपथ में स्विच बंद है, स्थायी अवस्था में धारा कितनी होगी? तो बहुत सिंपल है सर, स्थायी अवस्था में ये जो कॉइल आपको दिखाई दे रही है, ये प्लेन वायर बन जाता है सर। मतलब आप इसको हटा दो, इसको आप हटा दो और एक वायर अगर आप जोड़ दो, इसको एक वायर ही अज्यूम कर लो आप, क्योंकि स्थायी अवस्था है, स्टेडी स्टेट है, इसलिए तो हमारे लिए बिल्कुल ओम्स लॉ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। रेजिस्टेंस इसने 9 ओम के दे रखे हैं, ये भी 9 ओम, ये भी 9 ओम, ये भी 9 ओम, और ये बैटरी सर, ये जो कॉइल दे रखी थी 2 मिली हेनरी की, पर उसकी जरूरत नहीं है, बैटरी है 18 वोल्ट की, तो ये 18 वोल्ट का बैटरी हमारे पास हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा ओम्स लॉ का। ठीक है, ओम्स लॉ का क्वेश्चन क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। देखो V अपने को एक ही दे रखा है 18, I अपने को निकालना है। रेजिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो देखो रेजिस्टेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं? 3 रेजिस्टेंस है और तीनों पैरेलल में है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं R बाय N का, यानी 9 रेजिस्टेंस, 9 ओम के रेजिस्टेंस है 3, तो 3 ओम हमारा रेजिस्टेंस होगा। ये 3 हम लोगों ने यहां पे लिख दिया, 3 से इसको कैंसल आउट कर दिया 6, तो I इज इक्वल टू 6 एम्पियर, एंड 6 एम्पियर इज द ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 6 एम्पियर सही जवाब है इसका। सीधा सीधा ओम्स लॉ का क्वेश्चन है। केवल आप कॉइल आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है कि केवल इसी चीज को हमने चेक किया है, क्योंकि कॉइल के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। अगर स्टेडी स्टेट में क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ इन कॉइल्स को एक प्लेन वायर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 8 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र है सर, जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो मैंने यहां बना लिया सर 8 माइक्रोफैरड और यहां पर बना लिया सर 20 माइक्रोफैरड। इन दोनों को सीरीज में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया विद बैटरी। द वोल्टेज अक्रॉस 8 माइक्रोफैरड इज 5 वोल्ट। सर ये जो 8 माइक्रोफैरड का हमारे पास संधारित्र है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपने को देके रखा हुआ है वो दे रखा है सर 5 वोल्ट का। ठीक है, तो यहां पर मैं बना भी देता हूं, ये लिखा है सर 5 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है इसको। तो पूछा जा रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 5 वोल्ट, द टोटल बैटरी वोल्टेज इस बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना होगा? तो सर आपको ये V देके रखा हुआ है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेफिनेटली कि हम लोग वोल्टेज को कैपेसिटर में किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो सर C और V एक ही साइड आते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मान लो मैं इन वैल्यूज को क्या नाम दे देता हूं? मैं इसको नाम दे देता हूं सर C1, इसको बोल देता हूं V1, ये टोटल वोल्टेज होगा, ये हो जाएगा C2। तो अगर मुझे ये निकालना है, मैं काम करता हूं V2 निकाल लेता हूं, या फिर टोटल वोल्टेज डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है सर। V1 अगर मुझे निकालना होगा तो V1 हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो V1 इज इक्वल टू होगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू में कैपिटल V। ये हम लोगों ने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी डेफिनेटली पढ़ा ही होगा इसको, कि हम लोग रेजिस्टर पे किस तरह से वोल्टेज को बांटते हैं और इन कैपेसिटर पे किस तरह से वोल्टेज को बांटते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। V1 की वैल्यू मुझे पता है सर 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिख दिया सर 5। C2 की वैल्यू सर 20 है, अपॉन में C2 प्लस C1 यानी 20 प्लस 8 इनटू में हम लोगों को लेना पड़ेगा कैपिटल V जो हमको निकालना है। क्लियरली समझ में आता है सर? 5 से 4 बार इसको काट देता हूं मैं। अब इन दोनों को मैं अपोजिट साइड पहुंचा भी दूं, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो 20 प्लस 8 ये तो हो गया सर 28 डिवाइडेड बाय 4, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 14/2 या 7। V इज इक्वल टू 7 वोल्ट। तो जो टोटल पोटेंशियल हमारा है बैटरी का वो है 7 वोल्ट का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए सर,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन पुंज जो है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है, उसका यूज हम लोग कर रहे हैं सर। सिरे की चौड़ाई d है ना, जो हमारे पास जो विड्थ है वो d दे के रखी हुई है। जब इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ाया जाता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर, फ्रिंज चौड़ाई के साथ क्या होगा, तीन तीन ऑप्शन अपने को फ्रिंज चौड़ाई के दे रखे हैं, फ्रिंज विड्थ के। तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं बेटा, इन्होंने क्या किया है, सिरे की चौड़ाई डी है, इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ाया, स्पीड को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड। तो वेलोसिटी तो यहां छुपा हुआ है, आपको दिखाई देता होगा लैम्डा के अंदर। कैसे छुपा हुआ है सर, लैम्डा को लिख देता हूं सर मैं, h अपॉन m इंटू वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, d अपॉन स्मॉल डी। साफ साफ दिखाई देता है बेटा कि जो फ्रिंज विड्थ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर हमने वेग को बढ़ा दिया है तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक मैच द कॉलम है और ये रे ऑप्टिक्स से अपने से पूछा गया है, किरण प्रकाशिकी से। सिंपल माइक्रोस्कोप, सर सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ए का तो फोर्थ हो गया सर, ए का फोर्थ होते ही ये गलत हो गया और ये तीन ऑप्शन हमारे पास बच गए। दूसरा देखें सर, या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये भी हम लोगों ने लास्ट पेपर में भी देखा था। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, ये एक मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, तो डी का हो गया फर्स्ट, तो इसमें डी का थर्ड दे रखा है, ये भी गलत है। इन दोनों में डी का फर्स्ट दे के रखा हुआ है। तो अपने पास दो ही ऑप्शन है सर, यहां अपने को पहचानना है कि सर इसका भी हमारे पास हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का क्या, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो सर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक नॉर्मल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, और इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों में ही दो दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। हम टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं बेटा मैं, तो बोथ ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ नहीं, एक हमारे पास छोटे फोकल लेंथ का होता है और एक हमारे पास लार्ज फोकल लेंथ का होता है। टेलीस्कोप का सीधे सामने ही हमको आंसर दे रखा है, यानी थर्ड वाला, और माइक्रोस्कोप का भी सामने ही आंसर दे रखा है, स्मॉल फोकल लेंथ होती है दोनों की, है ना। इसमें कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा छोटा होता है और आईपीस थोड़ा सा बड़ा होता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो हम लोगों को पता ही है, ये बहुत सिंपल सा, कि एक की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और एक की कम होती है। तो हमारे पास सी का थर्ड होगा, इन दोनों में से किसमें सी का थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी का सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को लेकर के। अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास एक लेंस है सर, म्यू इज इक्वल टू 3/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जिसका वायु में फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। इसको अगर पानी में हम डुबोएं, जिसका अपवर्तनांक इतना है, तो लेंस की फोकस दूरी में प्रतिशत में कितना बदलाव होगा, ये आपको बताना है। तो पहली चीज तो आपको अगर ये याद हो कि फोकल लेंथ इन वाटर इज 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। ठीक है, वायु में जो फोकल लेंथ होती है उससे 4 गुना ज्यादा पानी में होती है, मतलब 400% ज्यादा पानी में होती है। तो फोकल लेंथ जितनी भी थी एयर में, जैसे ही पानी में आप उसको डालोगे तो 400% हो जाएगी। तो बढ़ कितनी गई, 100% पहले थी, 400% हो गई, 4 गुना बढ़ गई, तो सर 300% बढ़ गई। इतना लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, और इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। बस एक जल्दबाजी में बच्चा यही गलती कर सकता है कि 400% हो जाएगा, पर उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है एग्जाम में हमसे कि प्रतिशत बदलाव कितना हो रहा है, परसेंटेज चेंज कितना है, कितने परसेंट हो जाएगी ये नहीं बताया, कितना चेंज हो जाएगा ये बताया। आगे देखें, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, व्हाइट लाइट अपन इसमें यूज करते हैं। यदि एक होल में हम लोग रेड कलर का फिल्टर लगाएं और दूसरे में ब्लू कलर का फिल्टर, तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होने के कारण हमको कोई भी, दो अलग अलग कलर है बेटा, ये रेड फिल्टर, ये सेलोफेन पेपर हम लोग यूज करते हैं रेड फिल्टर के लिए, और ब्लू फिल्टर यूज करते हैं। तो सर ये दोनों के कलर्स में
इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है कि यहां पे हमको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता नहीं है, तो देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कोई भी व्यतिकरण फ्रिंज हमको नहीं मिलेगी, पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि विकिरण की आवृत्ति 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है तो फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान कितना होगा। तो सर फ्रीक्वेंसी दे के रखी हुई हमको और हमको फोटोन का द्रव्यमान पूछा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सर, E = h न्यू, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और एनर्जी को मास के टर्म्स में m × c²। तो इन दोनों को इक्वेट हम लोग कर देंगे और हमको अगर मास निकालना है तो c² को इधर अपॉन में ले आते हैं, है ना। अगर हमको मास निकालना है तो c² को अपॉन में ले आते हैं, क्या बन जाएगा बेटा, तो हमारे पास बन जाएगा m = h न्यू/ c²। चलिए h की वैल्यू कितनी है सर, तो 6.6 × 10⁻34। न्यू कितना दे रखा है सर, 6 × 10⁻14। क्लियर है। और अपॉन में सर c² है 3 × 10⁸, तो 3 का स्क्वायर तो सर 9 हो जाएगा, 3 × 3 लिख देता हूं, 10⁸ × 8 तो 10⁻⁴ हो गया 16। अब 14 से 14 तो कैंसिल, 2 0 हमारे पास बच जाएंगे, जिनको हम ऊपर ले जाएंगे। इनको हम लोग ऊपर ले जाते हैं बेटा, और क्या क्या कैंसिल आउट होने को दिखता है आपको, तो क्लियरली विजिबल है सर, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 2.2 टाइम। क्लियर है। तो देखिए क्या होगा, 2 × 2.2 तो 4.4 ये आ गया हमारे पास, और 10⁻⁴ सर -34 पहले था, 2 पर आएगा -2 हो जाएगा, -36। इतना किलोग्राम हमको मास मिलने वाला है। तो 4.4 × 10⁻⁻36 kg, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था बेटा, 3 और 3 से 6 को और 6.6 को डिवाइड ही करना था, बाकी पावर्स को आपको ऐड वगैरह करना था, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, प्रकाश की गति किसी माध्यम में निर्भर करती है किस चीज पे, तो सर सोर्स पे तो डिपेंड नहीं करती, मीडियम अगर चेंज होगा तो क्यों होगा, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है इसलिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन, तो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व इसको करना ही पड़ेगा हमको। नीचे दिए गए चित्र अनुसार हमको विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध के मान इस तरह से दिए हुए। अब मैं सारी वैल्यूज को डायग्राम में पुटअप करने वाला हूं बेटा। क्या क्या वैल्यूज है, E1 की वैल्यू दे रखी 4.2 वोल्ट, मतलब ये जो बैटरी है ये हो गई सर 4.2 वोल्ट की, ये हो गया। E2 दे रखा 1.9 वोल्ट, तो यहां लिख दिया 1.9 वोल्ट, ये भी चल गया सर। R1 और R2, R1 दे रखा है सर 20 ओम, 20 ओम, R2 दे रखा है सर 1.6, अच्छा 2.0 ओम है ये, 20 नहीं है, तो 2 ही इसको लिख देता हूं। ये कितना है सर R2 1.6 ओम, और सर कैपिटल R कितना है, तो ये है 6 ओम। तो आपको बताना है परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होगा। ये बेसिक केवीएल का एक क्वेश्चन है। मान लिया मैंने कोई भी एक डायरेक्शन करंट की मान लेता हूं मैं, ये करंट की डायरेक्शन मान ली कि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। अच्छा ये करंट की डायरेक्शन है बेटा, करंट को मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू I है, तो क्या होगा, अब आपको केसीएल इक्वेशन लिखनी है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। मैं डायरेक्शन चूज कर लेता हूं A B C D A, मैं A से इस डायरेक्शन में चल रहा हूं। चलिए सबसे पहली बात तो A से B आता हूं तो पहले मुझे बैटरी मिलती है जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो -4.2। चलिए दूसरी चीज जो हमको दिखाई दे रही है, तो देखो करंट से अगर आप इसको प्लस माइनस लिखने की कोशिश करो तो ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। तो अभी आप देखो कहां जा रहे हो आप, A से B की तरफ, यानी माइनस से प्लस की तरफ, तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, और पॉजिटिव लेने के बाद I की वैल्यू तो I है, R की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 2I। आगे बढ़े हम, तो माइनस से फिर प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग प्लस लेंगे। ठीक है, प्लस ले लिया हमने, I R, तो I है, R है 6, तो ये आ जाएगा 6I।
फिर आगे बढ़े, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस का आएगा सर 1.6i। फिर हम लोग जा रहे हैं सर माइनस से प्लस की तरफ, बैटरी के छोटे से बड़े टर्मिनल की तरफ, तो ये आ जाएगा सर 1.9 वोल्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि फिर यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है। तो देखो ध्यान से, आई वाले जो सारे टर्म्स है हम उनको अगर लिख लें तो कितना हो रहा है सर, कितना हो रहा है, तो 2i 6i 8i और 9.6i आ रहा है सर। तो यहां हो गया 9.6i सर, -42 और 1.9। तो आप 42 में से 19 को माइनस करके देख ले, 12 में से 9 गया 3 में से 1 गया 2, तो 23, यानी ये दोनों डेसिमल में तो 2.3 हो जाएगा। तो सर ये माइनस का 2.3 इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड अपन पहुंचा देते हैं बेटा, इसको उस साइड अपन ने अगर पहुंचा दिया तो कितना हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू 9.6, i इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3 और ये 9.6 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है सर, कितनी बार में ये जा रहा है, तो अपन लोग इसको देख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। सारी वैल्यूज को अगर अपन देखें तो ये कितने टाइम जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये 25 है तो ये 100 है, अगर इसको 25 मान ले तो ये 100 है, इसको भी थोड़ा बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, 25/100 यानी 1/4, 0.25 के आसपास आंसर आने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 0.25 एम्पियर मेरा आंसर आने वाला है, लेकिन सारे ऑप्शन माइक्रो एम्पियर में देके रखे हुए हैं मेरे को। तो मैं क्या करता हूं, इसको माइक्रो एम्पियर बनाने के लिए 0.25 में 1000 का मल्टीप्लाई और 10⁻⁻3, इसको हम मिली एम्पियर लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा सर, ये 250 मिली एम्पियर के आसपास। और ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 24, मतलब इसको आप एग्जैक्ट जब सॉल्व करोगे ना, अगर आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व करते तो ये कितना आ जाता, 0.24 आता। ठीक है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेटली 250 कर दिया, तो सारे ऑप्शन बड़े दूर दूर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, एक धातु की सतह पर कार्यफलन 8.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस धातु सतह की दहली आवृत्ति कितनी होगी। तो सर ये वर्क फंक्शन देके रखा हुआ है फाई नॉट, वर्क फंक्शन हमको फाई नॉट देके रखा हुआ है सर। फाई नॉट कितना दे रखा है, 8.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस धातु की सतह की दहली आवृत्ति यानी न्यू नॉट हमसे पूछा हुआ है, न्यू नॉट हमसे पूछा हुआ है। तो बड़ा सिंपल है, दहली आवृत्ति अपने से पूछी है, फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति हर्ट्ज में, एक मिनट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बेटा, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है क्योंकि मीटर में दे रखी है। आवृत्ति को यहां आप करेक्ट कर लें, आवृत्ति नहीं है, दहली तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य, ये दहली तरंग दैर्ध्य बेटा इंग्लिश में करेक्ट है, हिंदी में आप इसको सही कर ले क्योंकि ऑप्शन भी मीटर में दे रखा है। अगर ये हर्ट्ज में दे रखा होता तो आवृत्ति ही पूछी होती, इंग्लिश में सही होता। तो यहां पे हमको ये तरंग दैर्ध्य दे रखा है, इसको आप जरूर से सही कर लें। तो ये तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो क्लैरिटी भी मिलती है कि ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम लोगों को देखो वेवलेंथ हमको निकालना पड़ेगा, लैम्डा नॉट। कैसे हम निकालें सर, तो बड़ा सिंपल है, आपको इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो एनर्जी देके रखा हुआ है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में निकाल लेते हैं। बहुत फेमस फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला सर, तो लैम्डा नॉट को अगर हम लोग लिखें तो 12400 डिवाइडेड बाय फाई नॉट, फाई नॉट को आप अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आएगा। ऑप्शन सारे मीटर में है तो लास्ट में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, इसको 12400 है, फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा जाए लगभग 10 है क्या। अगर मैं इसको 10 मान लूं, देखो अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, अगर मैं इसको 10 मान लूं तो ऑब्वियसली एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 12400 आएगा, 12400 क्या 1240 आएगा, यहां पे 1240। तो सर ये आंसर मेरे पास एंगस्ट्रॉन में हो सकता है, लेकिन ये आंसर एक्चुअल में थोड़ा छोटा है क्योंकि मेरे को डिवाइड करना था 8 से, अप्रोक्सीमेटली 8 से,
लेकिन मैंने 10 से बड़े नंबर से डिवाइड किया तो नंबर मेरा आंसर ज्यादा छोटा आने वाला है। तो अगर मैं इसको लिखूं 124 या 1240 इंटू 10⁻⁻10 और सारे ऑप्शन अगर मैं देखूं डेसिमल को शिफ्ट करके 1 2 3, तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो 1.24 आ रहा है, 10 आ रहा है -7, 3 डेसिमल इधर तो 3 पावर प्लस, इतने मीटर में मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। लेकिन ये आंसर मेरा छोटा आ रहा है, आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो 1.24 से थोड़ा सा बड़ा आंसर देखा जाए तो 1.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप एक्चुअल डिवाइड करोगे यहां पर 8.28 रख के तो एक्चुअल आंसर आपका 1.5 आ जाएगा। लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन से इसको सॉल्व कर लिया क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। ठीक है, आगे देखें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास गेट पे से बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि सबसे पहले तो ये गेट दे रखा है, पहला ऑप्शन इन्होंने कहा है कि ये सर नैंड गेट है, विच इज नॉट ट्रू क्योंकि ये नॉर गेट है ना, और के साथ नॉट हमने ऐड किया हुआ है तो ये नॉर गेट हो गया, ना कि नैंड गेट। अब हमारे पास जैसे ही ए वाला गलत हुआ तो जो पहला ऑप्शन था वो तो हमारा, जैसे हमने गलत किया इसको तो 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन जिसमें बोल रहा है अपने को करेक्ट आंसर निकालना है, तो ए तो गलत है ही, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें भी देखो ए गलत है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमारे पास बचे केवल 2 चीजें, बी सी और डी ई। या तो बी सी सही है बाकी सब गलत है, या तो डी ई सही है बाकी सब गलत है। तो किसी को भी चेक कर लेता हूं, सर मैं बी और सी को चेक कर सकता हूं, तो मैं बी वाले को चेक कर लेता हूं। बेटा बी वाला कह रहा है सर ए को 0 और बी को 0 रखो तो y1 आता है, ए को 0 रखो बी को 0 रखो तो और क्या करता है सर 0 + 0 को 0 बना देता है। लेकिन यह नॉट लगा है तो ये और नहीं है, नॉर है, तो और होता तो 0 बनाता, लेकिन ये नॉर है इसलिए उसको 1 कर देगा। मतलब सर ए और बी अगर 0 है तो y1 आता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर बी वाला ऑप्शन सही है तो डेफिनेटली बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन, और डी और ई जो है वो गलत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम ये आपका लेगा अगर आप इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। ये बोल रहा है सर कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो बड़ा सिंपल सा देखो, ये दोनों चीजें दिख रही, 0 से छोटा चार्ज है, मतलब ये बोल रहा है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तो सर इसके सामने ही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ तो सर लाइन ऑफ फोर्सेस आती है। ये पॉजिटिव चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है, 0 से बड़ा चार्ज है तो इससे दूर जाती है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई सर, ए का फर्स्ट आना चाहिए। ए का फर्स्ट तो सर ये सी वाला गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया, तो ए या फिर डी, 2 ही आंसर हो सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं सर, बी का थर्ड होना चाहिए, तो बी का थर्ड इसमें भी है, बी का थर्ड इसमें भी है, इससे आप आंसर नहीं बता पा रहे हो सर। अब अनइक्वल चार्जेस और डायपोल, तो बेटा अनइक्वल चार्जेस और डायपोल की हम बात करें तो डायपोल में सारी लाइन ऑफ फोर्सेस बिल्कुल सेम टू सेम देखने को आपको मिलती है। जैसे कि यहां पे देखिए, ये एक डायपोल है, 3 लाइन ऑफ फोर्स यहां से बाहर जा रही है, 3 यहां से अंदर आ रही है, और बाकी सारी प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास एक डायपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाला। तो डी का ऑप्शन आएगा सेकेंड, डी वाले का आएगा सेकेंड। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। और सर जो हमारे पास बच कौन गया सर, सी वाला, अनइक्वल चार्जेस है क्योंकि यहां से 4 लाइन निकल रही है लेकिन यहां पे 2 ही आ रही है, तो ये अनइक्वल चार्जेस है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, डबल उसकी पावर है नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में, है ना। बाकी तो सेम है इसका। चलिए आगे देखें हम लोग इसको। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 बचा है हमारे पास। निम्नलिखित में से विभिन्न माध्यमों के संचारण के लिए तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है कि तरंगदैर्घ्य ज्यादा किस मीडियम में होगी। तो सर जो एयर है, एयर में तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, वायु में सबसे ज्यादा होगी ऑब्वियसली, ठीक है, वायु में तरंगदैर्घ्य भी सबसे ज्यादा है और प्रकाश की चाल भी सबसे ज्यादा है। तो ए वाला जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। ए वाला मैक्सिमम होगा क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है, और यहां देखो एक इक्वल टू लगा हुआ है। अब क्योंकि हीरा, पानी, कांच, वायु, हीरा होता है सर 2.4,
कांच होता है 1.5, पानी होता है 1.33 और एयर होता है 1। चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो किसी भी दो का वेवलेंथ बराबर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोगों को ऑर्डर निकालने के लिए ऑर्डर निकालना भी नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। हाइड्रोजन परमाणु की बोर अवधारणा के अनुसार, यानी जो बोर्स थ्योरी है उसके हिसाब से हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जीज के बीच का रिलेशन हमको बताना है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा। तो हम लोगों को रिलेशन याद भी है बेटा कि जैसे हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी का साइन और टोटल एनर्जी का साइन सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट अपोजिट साइन काइनेटिक एनर्जी का रहेगा। और यहां से एक चीज और समझ में आती है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा रिलेशन। पहले ही रिलेशन है, इसने बोला टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, लेकिन साइन अलग अलग है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। बी वाला गलत है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से आधी होती है और साइन भी अलग होता है। टोटल एनर्जी यानी ये वाला भी सही है, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है क्या, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये क्वेश्चन है। बी नॉट इज इक्वल टू 300 नैनो टेस्ला है बेटा, ये कैपिटल टी है टेस्ला, इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट इसको लिखा हुआ है। तो बी नॉट इज इक्वल टू देखा जाए 300 और नैनो को लिखा जाए तो -9, मतलब 3 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ई नॉट आपसे पूछा गया है बेटा, बड़ा ही सिंपल है, सॉल्व करना है इसको। ई नॉट इज इक्वल टू होता है बी नॉट इंटू सी। अब बी नॉट की वैल्यू तो आपके पास है 3 × 10⁻⁻7 और सी की वैल्यू है 3 × 10⁸। 3 × 3 हो गया सर 9, 8 - 7 हो गई पावर मतलब 10, तो ये हो गया सर 90 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए बेटा, फर्स्ट और सेकंड को हमको यूनिट को मेजर करना है, बड़ा सिंपल है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम पर मीटर, कहीं है ऑप्शन में कूलम पर मीटर, सर ये दे रखा है। ए का तो सेकंड है, ए का सेकंड हम लोगों को सभी में दे रखा है, बस बी वाले में नहीं दे रखा। आगे देखिए डायपोल मोमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो सर डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू कैपिटल L। कूलम मीटर, कूलम मीटर तो सर सेकंड वाला जो है इसका फोर्थ दे रखा है, तो बी वाले का फोर्थ इसमें तो है ही नहीं, बी वाले का फोर्थ इसमें है, बी वाले का फर्स्ट है इसमें। तो अब हमारे पास सी और डी के साथ दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं। हमारे पास फ्लक्स भी है सर, जो ऑब्वियसली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ गया सर। 4 को भी हम पहचान सकते हैं आसानी से, तो फोर्थ का हो गया फर्स्ट, यानी डी वाले का फर्स्ट आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी वाला गलत है। तो मैच द कॉलम आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पूछी गई है और बड़ी सिंपल सिंपल सी मैच द कॉलम्स पूछी गई है। चलिए आगे देखिए सर, पीएन जंक्शन डायोड को जब हम लोग अग्रदिशिक बायस करते हैं, मतलब हम फॉरवर्ड बायस में इसको रखते हैं, तो डिप्लेशन लेयर राशि क्षेत्र जो है वो कम होता है और प्रतिरोध भी कम होता है। फॉरवर्ड बायस में लगाते करंट पास होने लगता है, क्योंकि वो डिप्लेशन लेयर जो है हमारी अवक्षय परत वो पास आने लग जाती है। तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होती है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, ये इंक्रीज वाला गलत, इंक्रीज वाला गलत। और रेजिस्टेंस, अब दो ऑप्शन बचे हैं बी और डी, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। समय के साथ क्षय होते हुए नाभिक निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है। तो सर इन्होंने डिकेड न्यूक्लियाई लिए हुए हैं, क्षय होते हुए नाभिक लेके गए हुए हैं, तो क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या तो बढ़ती जाएगी। पहले 1 डिके हुआ, फिर 2 डिके होंगे, फिर 3 डिके होंगे, तो ये ग्राफ बढ़ता हुआ ग्राफ है। और आपने अगर देखा होगा तो ये दो तरह के ही ग्राफ हमने देखे, एक ये वाला पहले वाला और एक
ये तीसरे वाला। ये दोनों ग्राफ अपने को नहीं देखने को मिलते इसमें। और ये बढ़ता हुआ ग्राफ ये बता रहा है कि डिकेड मॉलिक्यूल्स का है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होता अगर वो हमसे बचे हुए रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स का पूछता तो हम लोग ये वाला ग्राफ बनाते हैं, लेकिन अभी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखें। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल यानी एक परिवर्ती आवृत्ति स्रोत के साथ रेजिस्टेंस, प्रेरक यानी इंडक्टेंस और संधारित्र यानी कैपेसिटेंस, ये तीनों लगे हैं सीरीज में, श्रेणी में, मतलब एलसीआर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एक एलसीआर सर्किट है हमारे पास, उसमें पूछा जा रहा है सर अनुनाद की स्थिति में रेजोनेंस की कंडीशन में धारा का मान किस पे निर्भर करेगा? तो सर I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, पर क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है वी नॉट अपॉन आर, तो सर ये केवल और केवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करने वाला है, ना तो एल पे डिपेंड करेगा ना ही सी के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी पे तो ये डिपेंड करता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखें। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। सर निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसको सी से बोल देता हूं मैं, और जो माध्यम है उसको सी डैश बोल देता हूं। इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, तो सी क्या है सर? सी के लिए हम लोग अगर बात करेंगे, सी की वैल्यू न्यू अपने पास देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल सी अपॉन सी डैश ही पूछा हुआ है अपने से, और हम लोग कैसे निकालते हैं? सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये मीडियम दे रखा है, तो सी डैश की जब वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इन मीडियम और म्यू एप्सिलॉन नॉट इन मीडियम, ये एप्सिलॉन इन मीडियम। अच्छा, एप्सिलॉन इन मीडियम को अगर आप देखो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, अंडर रूट में म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन एम को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अपॉन में क्या है बेटा? अपॉन में है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सर जो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है उसको आप कैंसिल कर दें, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट से म्यू नॉट, कॉमन इसको लेकर के, तो आपके पास क्या बच जाएगा? यू विल बी लेफ्ट विथ म्यू आर ई आर, अंडर रूट के अंदर म्यू आर ई आर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस के। तो आप इससे पहले वाला पेपर और ये पेपर, दोनों ही पेपर्स को अच्छे से दोबारा से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।